हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरबल धाकर। आज आपको मैं विभिन्न कंपटीशन में आने वाली मक्का की खेती का वर्णन करूंगा, जैसे कि पीएटी, आईसीआर, बीएचयू और जेट, यूपी कैटेट, एडीओ, एसएडीओ जो कंपटीशन होते हैं उनके हिसाब से मैंने मक्का को कंप्लीट किया हुआ है। और इस मक्का को आप गौर से अच्छे से समझते जाइए, बस मेरी लैंग्वेज और मेरी स्क्रीन को देखते रहिए आप। बीच में मैं आपको इसकी वीडियो भी दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको मक्का की और जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज आप इस मक्का की खेती को एक बार नहीं 4 बार देखिए इसको, और जहां आज को नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मक्का की खेती पे जो भी बातें हैं आज तक वो हम पूरी करेंगे, है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मैंने इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आज मेरी स्क्रीन को आप देखते जाइए। तो मैं आपको यहाँ देख रहा है, मेरी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, पेंसिल। और इस पेंसिल को आप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मक्का की खेती कर रहे हैं। तो मक्का की खेती, मक्का को इंग्लिश में क्या कहता है, माइस, अर्थात हम लोग बोलेंगे क्वीन ऑफ सीरियल। इसे अनाजों की क्या कहते हैं, रानी। क्या कहते हैं, अनाजों की रानी। तो अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो गेहूं को अनाजों का राजा, किंग ऑफ सीरियल्स, तो ये क्वीन ऑफ सीरियल्स है। इसके बाद दूसरा इसका नाम है ड्रोसोप्ला प्लांट्स, अर्थात उसके ऊपर मक्खियां जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ड्रोसोप्ला प्लांट भी कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आपकी ये वानस्पतिक नाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, वानस्पतिक नाम, यानी मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है, जियामेज। क्या है, जियामेज। तो जियामेज वैरायटी है इसकी मक्का की। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2n बराबर 20 इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या है और कुल ग्रेमनी है। तो ग्रेमनी कुल की पहचान क्या होती है कि इसके दाने की दाल नहीं बनती है और सक्रिय पत्ती होती हैं, जिसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या पहचान है। उसके बाद आता है कि ये मक्का हमारे भारत देश में कहाँ से आई है, तो दक्षिण अमेरिका से आई है। अर्थात इसका जो ओरिजिन सेंटर है, अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका है। कैसी है, दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका बोल सकते हैं इसको। उसके बाद हमारी मक्का की जातियां यानी वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, वैरायटियों के बारे में करेंगे कि अच्छी वैरायटियां कौन कौन सी हैं और वैरायटियों की स्पेशलिटी क्या है, ये थोड़ी सी बात है। तो जो प्रश्न आता है वो स्पेशलिटी पर आता है कि ये वैरायटी किसके काम आती है या ये वैरायटी किस तरह की है। तो हम बताएंगे कि ये वैरायटी इस तरह की है। तो हमारे पास सबसे पहले दिखाई दे रहे जातियों में सर्वप्रथम ये दिख रहा है, सर्वप्रथम 1961 में 4 डबल क्रॉस वैरायटी बनाई गई। ये हमारे लिए बहुत सफलता की बात थी उस समय। कब, 1961 में, जो डबल क्रॉस करके बनाई गई थी, जो मक्का विकसित किया गया था। 4 वैरायटी वो कौन कौन सी हमारे सामने, नंबर 1 गंगा 1, नंबर 2 गंगा 101, नंबर 2 डेक्कन, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 रंजीत। तो 4 वैरायटी हमारे सामने ऐसी हैं जो डबल क्रॉस हैं। तो इस पर दोस्तों कैसे प्रश्न बनेगा, रंजीत एक वैरायटी है, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, टेट्रा क्रॉस। तो हम बताएंगे ये कौन सी है, डबल क्रॉस है। तो प्रश्न ऐसे बनता है। या हम ये भी कह सकते हैं, निम्न में से डबल क्रॉस वैरायटी कौन सी है, नंबर 1 डेक्कन, नंबर 2 101, गंगा 101, गंगा 1 और ऑल ऑफ दीज। तो हम ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं, या एक इनमें से होगी तो दूसरी, तीसरी कौन सी होगी, दूसरी वैरायटी होगी। इस प्रकार से इस पर प्रश्न बनते हैं। अब आता है, यहाँ पर दिया है डबल डिप्लॉयड क्रॉसिंग में या टॉप क्रॉसिंग में, या तो कैसे बनाई गई हैं, तो सिंगल क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से इसको बनाया गया है। तो वो कौन सी वैरायटी हमारे पास, गंगा 2 और हाई स्टार्च, ये 2 वैरायटी हैं। उसके बाद आती है संकुल जातियाँ। इस पर मक्का पूछ लेते हैं कि संकुल वैरायटी कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखना है कि कंपोजिट वैरायटियों के नाम दिए हैं, जवाहर, विक्रम, किसान, अंबर हैं, ठीक है। अंबर जो वैरायटी है वो उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी अन्य जवाहर और विक्रम की तुलना में इससे उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उसके बाद सोना है, विजया है ना, तरुण है, नवीन है, ये वैरायटी कौन सी हैं, सभी संकुल जातियाँ यानी कंपोजिट वैरायटी हैं। इसे बॉटनी में हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट वैरायटियाँ। उसके बाद दूसरी दी है श्वेता है, प्रोटीना है,
ये जो वैरायटी जो अंडरलाइन हो रही हैं वो मुख्य वैरायटी हैं। उसके बाद अतिरिक्त भी है, चंदन है, लक्ष्मी है, B16 है, प्रताप अगेती 78 है, शक्ति है, कंचन है, ज्योति है, रत्ना है, धवल है। ये जो वैरायटी है तो वो कौन सी हैं, इनके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन जो अंडरलाइन हो रही हैं वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी तुलना में। अब आती है इसके बाद संकर या हाइब्रिड जातियाँ। कौन सी? संकर या हाइब्रिड जातियाँ। या इसके ऊपर थोड़ा ये रह गया है कि सिंथेटिक वैरायटी का नाम बताइए। तो ये सिंथेटिक वैरायटी है हमारे सामने अंबर। कौन सी है? अंबर वैरायटी सिंथेटिक वैरायटी है। तो अंबर वैरायटी को ध्यान देना है कि सिंथेटिक वैरायटी कौन सी है, तो अंबर वैरायटी है। ठीक है। उसके बाद आती है संकर जातियाँ। तो संकर जातियों में नंबर 1 अति शीघ्र पकने वाली जातियाँ। अति शीघ्र का मतलब है जल्दी आ जाती हैं। इन फसलों का प्रयोग हम या इन वैरायटियों का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? कैच क्रॉप में भी कर सकते हैं। तो इसमें है ये 80 से 90 दिन में आने वाली वैरायटी है। वो कौन सी हैं? जवाहर 2, जवाहर 8, जवाहर 12, सूर्या, पूसा, अरुणा, T4। ये वैरायटी 80 से 90 दिन में यानी 3 महीने में इससे भुट्टे आ जाते हैं। उसके बाद आता है शीघ्र वाली, अर्थात पूसा हाइब्रिड 2, चंदन मक्का 3, डेक्कन 101। ये 90 से 95 दिन में आ जाती हैं। उसके बाद आता है मध्यम अवधि वाली जातियाँ जो 90 से 100 दिन से भी ऊपर निकल जाती हैं, जैसे पूसा हाइब्रिड 1 और क्या है KH 510। उसके बाद पछेती यानी लेट वैरायटी हैं। लेट वैरायटी हैं जो 100 से 120 दिन में आती हैं। वो कौन सी हैं? प्रभात है, नवज्योति है, गंगा 101 है। ये वैरायटी है। अक्सर एक बार दो बार जैसे भी पूछा गया है कि मक्का की वैरायटी है तो गंगा 1, गंगा 2, गंगा 3। तो ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी वैरायटी मक्का की हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये अभी आपको कुछ वैरायटी बताई हैं, उसी क्रम में अपन चलते जाएंगे। तो भारत में अब यहाँ से हम चल रहे हैं। भारत में प्रथम यानी 1961 में संकर या हाइब्रिड जातियाँ बनी थी। वो कौन सी? गंगा 1, गंगा 101, रंजीत, डेक्कन 101, संगम। ये वैरायटियों का अपन ऊपर भी वर्णन कर आए हैं। उसके बाद ये भी और वैरायटी हाइब्रिड ये। ठीक है। उसके बाद आती है डेक्कन 107, सरताज, है ना। अब आती है हमारे सामने पॉपकॉर्न के लिए विकसित किस्में। पॉपकॉर्न को हम लोग बोलते हैं फूले, अर्थात फूले बनाने के लिए भी आती हैं ये। तो बहुत अच्छी वैरायटी हैं जिनसे फूले बनाए जाते हैं। तो स्पेशली बात पूछा जाएगा कि पॉपकॉर्न के लिए अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो हम बताएंगे पॉपकॉर्न के लिए हमारे ये अच्छी विकसित हैं। अंबर 88 दिन में आ जाती है। अंबर वैरायटी जो है 88 दिन में आ जाती है। और आंध्र प्रदेश के लिए ये अच्छी वैरायटी है। और मध्य प्रदेश के लिए जवाहर पॉप 11 बहुत अच्छी वैरायटी मानी गई है। तो कौन सी वाली? जवाहर पॉप 11 वैरायटी हमारे लिए कैसी है? अच्छी है। पूरे भारत के लिए सफ़ेद मोती यानी ये वैरायटी है सफ़ेद मोती। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके दाने सफ़ेद होते हैं। ये पूरे भारत में पॉप के लिए प्रयोग की जाती है। किंतु ऊपर जो दी है जैसे अंबर, ये वैरायटी लगभग आंध्र प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है और ये 88 दिन में आ जाती है। तो यानी ये बहुत जल्दी आ जाती है। और मध्य प्रदेश के लिए जवाहर पॉप 11 वैरायटी है, जो जवाहर का मतलब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जबलपुर से विकसित की गई है। ठीक है भाई दोस्तों। तो याद अब देख रहे हैं हम लोग भुट्टे के लिए किस्में, अर्थात इनके डायरेक्ट भुट्टे सेक करके मेला वगैरह में जाते हैं हम तो मेलों में मिलती हैं जो भुट्टे सेके 50 रुपये का एक भुट्टा और उबला हुआ खाने के काम आता है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो डायरेक्ट भुट्टे के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कौन सी वैरायटी हैं? देसी में हम देखेंगे T, है ना, T41। संकर में देखेंगे गंगा 5। उसके बाद आता है संकुल किस्म में वरुण, व तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता, है ना, इसको श्वेता बोलेंगे। ठीक है। कौन सी है? श्वेता। उसके बाद संकर या हाइब्रिड मक्का में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगेगा। संकर मक्का का बीज कितना लगेगा 5 बीघा में, अर्थात पर हेक्टेयर क्या यूनिट है इसकी, तो हम बताएंगे संकर या हाइब्रिड मक्का का सीड रेट क्या है, 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर सीड लगेगा। उसके बाद आती है चारे के लिए बोना है, यदि पशुओं को लिए चारे के लिए भी मक्का बोना है तो कितना सीड लगेगा, तो यह 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगेगा। दूसरा दिया है हमारे पास संकुल या कंपोजिट मक्का के लिए यह 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर लगेगा। उसके बाद आता है दूरी, यानी मक्का के पौधों को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो हम बताएंगे कि ये 60 लाइन से लाइन की दूरी है खेत में,
और ये 25 सेंटीमीटर क्या है, पौधे से पौधे की दूरी है। क्या है, पौधे से पौधे की दूरी है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कैसे, जब एक पौधे को हम लोग लाइन से लाइन लगाएंगे तो 60 सेंटीमीटर दूरी है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहे हैं। तो अपन लोग इसे मीटर में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हेक्टेयर कै में होता है, वर्ग मीटर में होता है, जबकि पौधे की सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग 60/100 इंटू 25/100 के हिसाब से करेंगे तो एक पौधे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 10,000 में जब भाग देंगे तो पौधों की संख्या आ जाएगी। तो लगभग कितनी आएगी, 66,666 पौधे लगभग आ सकते हैं 1 हेक्टेयर में, जब सही तरीके से लगाया जाएगा। तो ये अक्सर पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने भुट्टे आ सकते हैं या कितने प्लांट होंगे। तो प्लांट पॉपुलेशन कितनी है मक्का की, 66,666 पौधे लगभग आ सकते हैं। जब टिलर्स की बात आएगी तो इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बात ये आती है कि मक्का एक नॉन टिलर प्लांट है, इसलिए इस पर बढ़ाना नहीं है। ठीक है, धान में बढ़ सकती है, गेहूं में बढ़ सकती है, बाजरा में बढ़ सकती है, किंतु मक्का में नहीं, अर्थात मक्का नॉन टिलर प्लांट्स में आता है। अब आता है बीज। इस मक्का के बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए, तो मक्का के बीज को लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोएंगे। तो 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से बीज अंकुरण सही होता है। यदि गहरा चला जाएगा तो बीज अंकुरण कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और यदि कम गहराई पर डालेंगे तो बीज जर्मिनेशन भी कम होगा, साथ साथ में फसल की लॉजिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, फसल गिर सकती है। इसलिए बीज का सही गहराई का वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर डेप्थ में सीड को क्या करना चाहिए, सोविंग करना चाहिए। उसके बाद सिंचाई। मक्का में अक्सर ज़्यादातर बरसात का पानी ही लगता है, किंतु अलग अलग क्षेत्रों में से रबी खरीफ में भी करते हैं। तो सिंचाई के बारे में बात करेंगे। तो मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज क्या है। यदि क्रिटिकल स्टेज पर हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा। इसलिए इसमें जो क्रिटिकल स्टेज दी है वो है नरमंजरी। नरमंजरी को आप वीडियो में जब देखेंगे तो बताऊंगा कि नरमंजरी क्या है। इस प्रकार से वीडियो देखिए कि नरमंजरी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे नरमंजरी या जीरा बनते समय, और हम कह सकते हैं कि भुट्टे में क्या है, टेसलिंग। तो ये जो दिख रहे हैं हमें, ये सिल्क लिखे हुए हैं, है ना, ये टेसलिंग या सिल्क होते हैं। ये जब आने लगे, भुट्टे आने लगे, तब हमें सिंचाई करना चाहिए। और ये टसल्स ये दिए हैं, ये है नरमंजरी। तो ये नरमंजरी जो है ये बन सकते हैं और इनको टसल्स कहते हैं। ये इस अवस्था में जब आ जाए तो सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर नर ये बालियां खिलने लगें मक्का के पौधे में और नीचे से भुट्टे आने लगें, तो समझ जाना कि पानी की इसे इस समय बहुत ज़रूरत होती है और उसी समय में सिंचाई करना आवश्यक होता है। ये उसकी क्रांतिक अवस्था है। याद हुई कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यदि दूसरी सिंचाई भी करना है तो इसके अलावा दाना बनते समय एवं दाने में दूध भरते समय इसकी सिंचाई करना चाहिए। मक्का की जल मांग अर्थात पूरे एक पौधे की जीवन चक्र को या पूरी फसल को कितने सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो वो हम बताएंगे कि लगभग 400 से 500 कितनी 400 से 600 mm क्या है पानी की सिंचाई आवश्यक है। इसको कितनी है 400 से 600 mm सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब आती है कि इसमें फर्टिलाइज़र कब कब देना चाहिए।
तो फर्टिलाइज़र में देंगे नाइट्रोजन कितने देंगे। यदि कोई फसल सिंचित स्टेज पर है या सिंचित सिचुएशन में है या सिंचित अवस्था में है या पानी देने की व्यवस्था है तो हम उसे 100 kg नाइट्रोजन देंगे, 60 kg फास्फोरस देंगे और 20 kg उसे पोटास देंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से ये यूनिट है। यदि असिंचित है तो नाइट्रोजन हम लोग 70 देंगे, फास्फोरस 20 देंगे और पोटास 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से काफ़ी मानी जाती है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बीज बोते समय। कब? बीज बोते समय, अर्थात आधार खाद भी कह सकते हैं इसको। जब सोविंग की जा रही होगी तभी हम लोग उसको नाइट्रोजन की आधी मात्रा किस में मिला देंगे? सोविंग के समय, और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा किस में मिला देंगे? भूमि में ही। इसलिए इसे आधार खाद भी कह सकते हैं, बेसल डोज। क्या बोलेंगे? बेसल डोज। और बाकी शेष जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसे सिंचाई के समय पर उसे पानी देते समय ब्रॉडकास्टिंग कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन देने की क्रांतिक अवस्था कब है? जर्मिनेशन के समय, यानी नाइट्रोजन कब होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो बताया है साइंटिस्टों, देने की क्रांतिक अवस्था नाइट्रोजन को, एक तो जर्मिनेशन के टाइम पर ही नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। दूसरा है नी हाइट, यानी जब मक्का घुटनों की ऊंचाई पर हो जाए। क्या हो जाए? घुटनों की ऊंचाई की हो जाए लगभग, तब हम इसमें नाइट्रोजन देना चाहिए। और तीसरा में टेसलिंग, अर्थात ऊपर नर मंजरी आने लगे, यानी नर वालियाँ जो आने लगती हैं ऊपर टॉप पर, तब हमें क्या करना चाहिए? एक बार नाइट्रोजन देइए। तो लगभग 3 बार नाइट्रोजन को दे सकते हैं। एक कब दे सकते हैं हम लोग? जब जर्मिनेशन हो रहा है यानी आधार के रूप में। दूसरा हम दे सकते हैं नी, जब मक्का की ऊंचाई घुटनों जैसी हाइट में हो गई। और अगली कब देंगे उसको हम? जब उसमें नर मंजरियाँ आ चुकी हैं। उसके बाद मक्का में कौन कौन से कीट लगते हैं ये बात करेंगे। तो एक तना भेदक, स्टेम बोरर। कौन सा लगता है? स्टेम बोरर, तना मक्खी, माहू एपिड। आप देख रहे हैं कि तना भेदक यानी स्टेम बोरर या फ्रूट फ्लाई के रूप में अपन कह सकते हैं। तो ये क्या? स्टेम बोरर भुट्टे में भी ये डैमेज करती है और स्टेम में भी डैमेज करती है, दोनों तरफ से डैमेज करती है। जब भुट्टा नहीं होता है, जब कॉप नहीं होता है, तब वो स्टेम में छेद करके उसे ख़राब कर देती है। जब कॉप से यानी भुट्टे आ जाते हैं तो भुट्टे में दाना खाने के लिए है भुट्टे में कर देता है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको मक्का को डैमेज करते हुए कीट के बारे में बताऊंगा कि स्टेम बोरर। अभी देखेंगे कि स्टेम बोरर किस तरह से ये डैमेज कर रहा है। दिखाई दे रहा ना वीडियो? ये मेरे को लग रहा है कि ये डैमेज हो चुका है। तो मैं इसको खोल के देखता हूँ कि इसमें कैटरपिलर तो नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ज़रा दिखाएं, इधर को आ करके दिखाइए इसको। तो मैं इसको खोलता जाऊंगा तो कहीं इसमें देखते हैं ये जो डैमेज का जो हिस्सा है वो स्पष्टली दिखाई दे रहा है कि इसमें ये जो है ना कैटरपिलर की क्या है, गंदगी भरी हुई है। और इसमें अपन लोग और देखते चलना। देखो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने तरह ये किसान को नुकसान पहुंचाती है और भुट्टे को नुकसान पहुंचाती है। तो ये देखिए इसको, ये देखिए ना। तो मैं दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये डैमेज वाला पार्ट्स है और इससे ये पता लग रहा है हमें कि इसके अंदर इल्ली जरूर होगी। तो देखो इसके अंदर बहुत छेद दिखाई दे रहा है। देखो देखिए, इतना स्पष्टली हमें दिखाई देने लगा है कि इसके अंदर देखो ये बोर दिखाई देने लगे, यानी बोर माने छिद्र, और छिद्रों ने क्या है, ये टेस्ट लाइनिंग इनको काट दिया है। तो ये इंसेक्ट का प्रभाव हमें स्पष्टली दिखाई दे रहा है। तो हम बिल्कुल अब ये श्योर हो चुके हैं कि इसके अंदर इल्ली होगी, है ना। तो हम और देखते हैं गहराई से और जानकारी लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हमें मिलेगा क्या मिलेगा देखने को कि कीट किस प्रकार से डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स फ्लाई होती हैं वो, और अपने अंडे दे देती हैं और उसमें हम देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से इल्लियाँ अपना आक्रमण करती हैं। तो देखा ये देखिए इधर आने लगी हैं। तो इल्ली देखिए इसमें अंदर रखी हुई है, ये देखिए, है ना। ये देखिए ये रखी हुई है, ये देखो, ये देखिए। तो ये जो है ना कैटरपिलर है इसके अंदर। और ये तो देखिए मैंने जो दिखाया आपको कि ये जो इसके जो छिद्र दिखाई दे रहे थे वो उनमें अपन ने निकाल करके देखा तो किस प्रकार से ये देखो ये कैटरपिलर दी है। आगे दिखाएं इसको तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कितना भयंकर है, इसमें इल्ली लगी हुई है। देखिए देखिए, ये रहा,
ये देखो चलने लगी है, ये देखिए चल रही है। तो ये जो है ना कैटरपिलर है, और ये जो है ना भुट्टे और दाने को खाती है। और जब ये दूधी अवस्था में होता है तो ये मीठा लगता है कॉब। तो कॉब जब मीठा होता है, स्वीट्स लगता है, तो ये इसमें तितलियाँ क्या करती हैं, अंडे रखे जाती हैं। तो अंडे इसने कहाँ रखा होगा, ऊपर। तो ये अंडे रखने के बाद जब अंडा फूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, कैटरपिलर। और कैटरपिलर क्या करता है, छेद करता है। तो ये टॉप बोरर के लिए काम करता है, ये टॉप बोरर कह सकते हैं इनको। तो ये टॉप बोरर वाले होते हैं, तो इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है भुट्टे को ये, है ना। तो टॉप बोरर के द्वारा ये लार्वा अवस्था है इसकी। उसके बाद ये प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा मर जाएगा, क्या होगा, ये इंसेक्ट मर जाएगा। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये रहा इंसेक्ट, देखो। तो ये बहुत हमारे लिए, किसान के लिए कितना खतरनाक कीड़ा होता है। और ये कैटरपिलर अवस्था है कीट की, और ये टॉप बोरर होता है। और ये जब भुट्टा नहीं होता है तो ये यहाँ से टॉप में बोर करके और इसके अंदर चला जाता है, तो उसके ऊपर के डेड आर्ट बना देता है। ये यही गन्ने में प्रयोग होता है, यही मक्का बाजरा में भी प्रयोग होता है। तो ये डेड आर्ट बनाता है बॉस, ठीक है। तो देखो बॉस, हम देख रहे हैं दूसरी भुट्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये देखो, ये ये नरमंजरी को किस प्रकार से इसमें, वो क्या नाम है इसकी, सिल्क को किस प्रकार से काट दिया है। और ये देखो दाने कैसे डैमेज कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से देखो, आप देखो इसमें से चूड़ा चूड़ा टाइप का निकल रहा है, ये देखिए, ये है ना। तो देखो कितना गंदगी से भरा हुआ है इसके अंदर। और ये देखिए, और ये सॉक कितना, इधर से दिखाइए, ये देखो, ये देखिए इतना कितना गंदगी भरी हुई है इसमें। ये क्या है, पूरा का पूरा इसमें जो कॉब है ना खाली आया है ना, ये पॉड बोरर में, जबकि इसके अंदर कितने अच्छे दाने रखे हुए थे। देखिए ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से ये पॉड बोरर होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉड बोरर होता है ना। इसे स्टेम बोरर भी कह सकते हैं इस समय। तो स्टेम बोरर इसके अंदर होता है, और स्टेम बोरर ही इसमें प्रयोग करता है। जब भुट्टे नहीं होता है तो वो इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो बॉस आज अपने प्रैक्टिकली देख लिया है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आती है रोग, यानी मक्का में कौन कौन सी डिसीज़ लगती हैं। तो मक्का में जो डिसीज़ हैं वो है सबसे पहले श्वेत करी रोग, वाइट वर्ड रोग। क्या है, वाइट वर्ड रोग। यह रोग पोषक तत्व की कमी से होता है। यह पोषक तत्व कौन सा है, जिंक। अर्थात जिंक की कमी में हम 1-2 पत्ती देखेंगे वाइट हो जाती है, बाकी पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो वाइट वर्ड कहेंगे। तो ऊपर की जो वर्ड है वो कैसी हो गई है, सफ़ेद रंग की पत्ती आ गई है, बाकी लगभग सभी पत्तियां हरी होती हैं। ये सिम्टम्स किसकी कमी से दिखाई देगा, जिंक की कमी से दिखाई देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम जिंक सल्फेट डालेंगे, या एसोपोर की कमी से भी कह सकते हैं इसको। अब आता है भूरी चित्ती रोग भी होता है। ये कवक के कारण ऐसी स्थिति बनती है, पत्तियों पर भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं जो कवक के द्वारा बनते हैं। चारकोल विगलन, यानी कुछ कालापन भी पत्तियों पर आ जाता है, या जहाँ पर पत्ती और तना का जॉइंट रहता है वहाँ पर कुछ कालापन आता है, उसे चारकोल कहते हैं। तो वह भी आ सकता है, तो वो भी कवक की वजह से आता है। सामान्य कर्ण यानी कॉमन स्मट भी आता है, वो भी कवक की वजह से आता है। और हेल्विन जोन एपोसिया वर्ण अंगमारी भी कहते हैं, वो भी कवक से होता है। दूसरा है अंगमारी यानी ब्लाइट, ये जीवाणु से होने वाली है। तो ऊपर हमने देखा है 1 2 3 4 जो बीमारी हैं, 4 डिसीज़ हैं, वह कवक की यानी फंगस की हैं, बाकी किसकी हैं, ब्लाइट की हैं। अब आता है उपज, क्या आता है, उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज दाना निकलता है। उसके बाद उसका वनस्पति भाग यानी कड़वी भी प्राप्त होती है। तो 300 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से चारा या सूखी कड़वी भी प्राप्त हो जाती है। अब आता है मक्का में कुछ और पॉइंट आपसे बताना चाहूँगा कि मक्का की प्रति हेक्टेयर जो उपज दी है वो 50 से 60 क्विंटल की भी दी है। तो दोस्तों अब हम कुछ मेन पॉइंट्स इसके अतिरिक्त बताएंगे कि इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो अपन देखेंगे। इनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो मक्का का अंतर्राष्ट्रीय और गेहूं का सुधार केंद्र मैक्सिको में स्थित है। मक्का और गेहूं का जो सुधार केंद्र है वो कहाँ पर है, मैक्सिको में। अर्थात मैक्सिको एक ऐसी जगह है जहाँ पर गेहूं और मक्का पर अनुसंधान किया जाता है। अर्थात हरित क्रांति के लिए भी यहीं से जिम्मेदारी थी। अब आता है मक्का के फल को क्या कहा जाता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रेविनी कुल के लगभग सभी के फलों को या दानों को कैरियोप्सिस कहा जाता है, और खाए जाने वाला भाग ही कैरियोप्सिस या भ्रूणपोष कहलाता है, एम्ब्रियो।
तो ये बहुत बड़ा बात होती है इसमें कि मक्का का क्या खाया जाता है, तो एम्ब्रियो आंसर लगाएंगे। मक्का के दाने को क्या कहा जाता है, तो कैरियोप्सिस। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है जीआरएफ में। जीआरएफ में पूछ सकते हैं, आईसीआर में भी इसको पूछते हैं, और जीआरएफ में तो कई बार पूछा भी गया है, जीआरएफ के पेपरों में इसका आंसर दिए गए हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जीआरएफ एसआरएफ में ये प्रश्न खूब तरीके से पूछा जाता है। अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कैसा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि ग्रीमनी कुल के सभी दानों को क्या कहा जाएगा, कैरियोप्सिस, और खाए जाने वाला भाग क्या होगा, एम्ब्रियो खाया जाएगा। अब आता हमारे सामने ये संकर या हाइब्रिड मक्का सबसे पहले 1921 में अमेरिका में तैयार की गई थी। ये बात जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। मक्का का पौधा उभयलिंगी यानी मोनोसियस, ये जो बात की गई है उभयलिंगी या मोनोसियस की, इसको थोड़ा विशेष दौर से देखेंगे। ये कई प्रश्नों में पूछने लायक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये मोनोसियस क्या होता है, क्या है मोनोसियस क्या होता है, इसको देखेंगे। तो ऐसा प्लांट जिसमें नर और मादा अलग अलग हों, ऐसे प्लांट मोनोसियस कहलाते हैं। तो मक्का के साथ साथ में और कौन सा है, जैसे लौकी वर्ग, कद्दू वर्ग, ये भी मोनोसियस प्लांट में आते हैं। मोनोसियस का क्या मतलब है कि इसमें नर और मादा अलग अलग एक ही पौधे में मौजूद हों, तो क्या कहलाएगा, मोनोसियस। अर्थात द्विलिंगाश्रय भी कह सकते हैं, दोनों लिंग आश्रय करते हैं। हो गया। उसके बाद आता है हमारे सामने शंकर मक्का, इसको क्या बोलेंगे, जो शंकर मक्का है ना, क्या है, संकर मक्का। संकर मक्का का उपयोग स्टार्च उद्योग में, किसमें, स्टार्च उद्योग में किया जाता है। मक्का में लाइसिन प्रोटीन और ट्रिप्टोप्रोटीन की कमी होती है। किसकी होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। इसलिए इसको ज़्यादा लगातार खाने से पेलेग्रा बीमारी भी हो सकती है, इसलिए पेटों में दर्द बन सकता है। इसलिए लगातार हम इसे कभी भी नहीं खाएं या उपयोग ना करें, क्योंकि लाइसिन प्रोटीन की कमी में पेट में दर्द हो सकता है। अब आता है मक्का एक परपरागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। आपने वीडियो में देखा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार से करते हैं, नहीं तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता कैसे है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये बी और सी दो पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि जब ये जो चित्र देख रहे हैं कि इसी के नर पुष्प कहाँ आए, अपने ही पुष्प पे आ गए या दूसरे पुष्प पर आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण। अर्थात दूसरा बी पौधे के नर सी पर या सी पौधे के नर बी पर आते हैं तो पर परागण कहलाएगा। तो इसके नर कहाँ आ गए, इसके मादा पर आ गए, या इसके नर इसकी मादा पर आ गए। तो इस प्रकार से ये दोनों पौधों के बीच में यदि क्रॉस होता है तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागत फसल बी और सी के बीच क्रॉस होता है। जब एक ही मादा एक ही नर हो या एक ही पौधे के दोनों ही पुष्प हों तो स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। जब पौधे अलग अलग हों तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। मक्का में यदि नर और मादा दोनों ही होते हैं, नर ऊपर होता है, मादा भुट्टा होता है, तो स्वपरागण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है, वजह यह है जब नर फूल खिल करके एक्टिव होता है तब मादा पुष्प यानी स्टिग्मा एक्टिव नहीं होते। जब मादा एक्टिव होती है तब तक नर पुष्प डीएक्टिवेट हो जाता है, अर्थात पॉलिनेशन की क्रिया करने में असक्षम होता है। इसलिए इसका नर दूसरे प्लांट की मादा को गर्भित करेगा और इधर वाले नर का किसमें करेगा, बी में। अर्थात ए वाली क्रॉस के नर बी की क्रॉस को फर्टाइल करेंगे और बी की क्रॉस के ए वाली मादा को फर्टाइल करेंगे। इस प्रकार से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऐसी घटना को पुंपूर्वी या प्रोटेंड्रस कहते हैं। अर्थात प्रोटेंड्रस किसको कहते हैं, जब एक ही पुष्प के अंदर नर मादा तो हैं किंतु नर पहले तैयार होता है और मादा बाद में तैयार होती है, तो दोनों के बीच में समय अंतराल हो जाता है। यह घटना प्रोटेंड्रस या पुंपूर्वी, पुरुष पूर्वी, पुरुष पहले तैयार होता है, मादा बाद में तैयार हो पाती है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, प्रोटेंड्रस। तो इस पर एक प्रश्न बनता है कि मक्का का पौधा किस तरह का है, प्रोटेंड्रस या प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंड्रस है। प्रोटोगाइनी क्या होता है फिर, प्रोटोगाइनी वह होता है जिसमें मादा पहले तैयार हो किंतु नर बाद में तैयार हो।
तो क्या कहलाएगा, प्रोटोगायनी। जैसे कि बाजरा, तो बाजरा में प्रोटोगायनी होती स्थिति, जबकि मक्का में प्रोटेंड्रस होती है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्का का पौधा क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करता है, क्योंकि वह होता है प्रोटेंड्रस। क्या होता है, प्रोटेंड्रस, या अपन हिंदी में कहेंगे तो पुंपूर्वी, पुरुष पूर्वी होता है। तो क्योंकि नर और मादा का योग नहीं हो पाता समय पर, नर पहले परिपक्व हो जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है। तो अब आता है परागण की क्रिया कब से कब तक चलती है, तो 7 से 8 दिन में पूरी हो जाती है मक्का की पॉलिनेशन। क्या होती है, मक्का का जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो 7 से 8 दिन में होती है। दूसरी बात कि पॉलिनेशन का माध्यम क्या है, क्या है, पॉलिनेशन का माध्यम इसका हवा है। अर्थात क्या है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यह एयर यानी हवा के माध्यम से क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। नर के झड़कर के नीचे आते हैं तो हवा के माध्यम से आते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, वायु परागण कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, वायु परागत होती है, नॉट की कीट परागत। ठीक है, मक्का में 10 से 11% जीन प्रोटीन पाई जाती है, जो बहुत अच्छी बात है कि जीन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और 71.9% कार्बोहाइड्रेट, अर्थात मक्का कार्बोहाइड्रेट का शानदार स्रोत है। अर्थात मक्का मुर्गियों को या मनुष्य को आटे के रूप में खाएंगे तो भूख मिटाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अर्थात इसमें 71 यानी लगभग एवरेजली 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का में विटामिन ए, विटामिन सी पाई जाती है, किंतु विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम मात्रा में पाई जाती है। अब आता है मक्का के बीज को कवक के आक्रमण से बचाने के लिए 2 से 3 ग्राम थीराम, कैप्टान, एग्रोसान, जीएन फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करें। यानी बीज को या तो सीड ट्रीटमेंट करके बोएं, या फिर यदि फसल हो गई है तो उस पर इन दवाओं का प्रयोग ये स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। तो बीज को अपन लोग ट्रीटमेंट करके भी बो सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। मक्का के बीज की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह में करते हैं। अर्थात मक्का की फसल कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी उत्तम मानी जाती है। मक्का में अब आता है खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्रामिन तथा टाफेजिन खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ये 2 दवा हैं स्पेशल है। कौन सी हैं स्पेशल, एट्रामिन तथा टाफाजिन, और भी उपयोग करते हैं लेकिन ये जो है ज़्यादा रिकमेंडेशन की गई हैं, तो इसलिए हमें इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बीज बोने के बाद एवं अंकुरण से पहले इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो मक्का में भुट्टे के ऊपर से रेशा निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सिल्किंग। क्या कहा जाता है, सिल्किंग कहा जाता है। और यह क्रिया लगभग कब होने लगती है, 60 दिन के बाद। ठीक है, मक्का में टिलर्स नहीं निकलते। ये बहुत अच्छी बात है कि मक्का का पौधा नॉन टिलर्स होता है। मेज इज ए नॉन टिलर प्लांट कहलाता है। मक्का के दानों में पीला कलर किसके कारण होता है, तो येलो कलर होता है, तो क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इसका, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस पर बनता है कि मक्का का दाना पीला क्यों होता है, तो क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है इसकी, इसलिए मैंने बहुत कलेक्शन किया गया है इसमें, बहुत सारी बातों को मैंने इसमें कलेक्शन किया है कि कोई भी एग्ज़ाम से बाहर न जाए। तो मैंने दाने का कलर तक की बात खोजी इसकी कि दाने में जो पीलापन होता है तो वो क्यों होता है, तो क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। अब आता है मक्का में उत्पादकता सभी धान्य फसलों में सर्वाधिक होती है। इसका मतलब होता है कि एक ही हेक्टेयर में यदि गेहूँ 10 क्विंटल निकलते हैं तो ये 10 क्विंटल से ज़्यादा निकलेगी। अर्थात किसी भी फसल में उतना उत्पादन नहीं है या इतना वजन के दाने नहीं निकलेंगे जितने मक्का के निकलेंगे। किसमें, सभी सीरियल क्रॉप की बात कर रहे हैं, अर्थात हम सभी अनाज वाली फसलों में पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कौन निकलेगी, मक्का निकलेगी। ठीक है, तो हम लोग उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। मक्का को बिहार में, उत्तर प्रदेश में, है ना, सभी मौसमों में भी उगाया जा सकता है मक्का को।
दूसरी बात आती है मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान यानी टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, तो 22 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। वृद्धि के लिए हमारे लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस काफ़ी है। एवरेजली हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस। 1971 में लाइसिन रिच कंपोजिट विकसित किए गए थे। इनमें से 10 से प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती थी और 3.5 से 4% लाइसिन होता है। ये वैरायटी विकसित की गई थी। ठीक है, अब आता है लाइसिन प्रोटीन धनी कंपोजिट किस्म कौन सी हैं, तो ये प्रोटीना एक वैरायटी है। वैसे ही अपने आप में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अपने आप में, लाइसिन क्या है, प्रोटीन है, लेकिन नाम ही हमने वैरायटी का क्या रख दिया, प्रोटीना। तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि प्रोटीना एक ऐसी वैरायटी है जिसमें लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात धनी माने रिच सोर्स ऑफ द विटामिन्स प्रोटीन्स, तो ये बताना है। अब आता है रत्ना वैरायटी भी किसकी है, प्रोटीन की रिच है, इसमें भी काफ़ी प्रोटीन पाई जाती है। ऐसी जातियों को ओपेक 2 और कंपोजिट कहा जाता है, जिनमें लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है। उन वैरायटियों को हम क्या कहेंगे, ओपेक 2 कंपोजिट वैरायटी कहते हैं। ओपेक जीन वाली किस्में कौन कौन सी हैं, तो शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, HQMP1, ये वैरायटी कौन सी हैं, ये ओपेक जीन वाली हैं, अर्थात इनमें ओपेक जीन पाया जाता है, अर्थात इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है अन्य की तुलना में। माइज इज़ ए सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, अर्थात ये पानी को ज़्यादा सेंसिटिव मानती है अपने आप में, इसलिए इसके खेत में कभी पानी नहीं भरना चाहिए, ज़्यादातर वाटर लॉगिंग होती है इसमें। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 सेमिनल जड़ें, कौन सी हैं, नंबर 1 सेमिनल जड़ें, नंबर 2 क्राउन जड़ें, नंबर 3 प्रूफ जड़ें। अर्थात मिट्टी में जब जड़ें निकलती हैं तो एक तो कहाँ होती हैं, टोटल नीचे होती हैं, उसके बाद जो दाना होता है किंतु उसके ऊपर होती हैं, और ऊपर उसके बाद मिट्टी के ऊपर तने में से भी निकलती हैं। तो इसके अंदर लगभग 3 जड़ें या 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो सेमिनल जड़ें, क्राउन जड़ें और प्रूफ जड़ें। उसके बाद मक्का में से जो जीन पाए जाते हैं वो एपोक 2 और फ्लोरी 2, ये जीन पाए जाते हैं मक्का में। यदि मक्का को ईस्ट वेस्ट दिशा में बोने से दाना का उत्पादन अधिक होता है, अर्थात खेत का ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट बोने से क्या होता है कि मक्का की 2 लाइनों के बीच में सूर्य का प्रकाश सीधा जाता है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ेगी, तो क्या होगा, दाना मजबूत बनेगा, अर्थात सिंक क्या होगा, ज़्यादा भरेगा, तो क्या होगा, वज़न ज़्यादा उत्पादन होगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ये जो दिया है कि अपने ईस्ट वेस्ट दिशा में ही, पूर्व पश्चिम में ही बोना चाहिए, क्योंकि पूर्व पश्चिम में बोने से क्या होगा, पूरब में जब सुबह निकलेगा तो लाइनों में पूरी में प्रकाश जाएगा, और जब पूरा दिन रहेगा तो प्रकाश रहेगा, जब शाम को डूब रहा होगा तब भी लाइनों में पूरा प्रकाश रहेगा। तो इसलिए हमेशा ये सूरज की दिशाओं को देखकर ही बोना चाहिए। यदि सूरज पूरब से निकल रहा है वो हम ऐसे में बोते हैं तो पहली लाइन का जो छाया है वो दूसरी लाइन पर पड़ेगी, फिर दूसरी लाइन की तीसरी लाइन पर पड़ेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह और शाम नहीं हो पाएगी, केवल दिन में ही ज़्यादा होगी जब सूर्य ऊपर होगा। इसलिए हमें मक्का की खेती को जब लाइनों में बोएंगे तो ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, अर्थात पूरब पश्चिम में लाइनों को बोना चाहिए। मक्का में पृथक्करण दूरी के बारे में बात गई है, तो मक्का में पृथक्करण दूरी क्या होती है, तो इसमें ये जो टेबल दी गई है वो दी गई है पृथक्करण दूरी आधार बीज से। यदि किसी खेत में आधार बीज बोया है तो उससे संकर बीज या संकर मक्का को कितना दूर बोना चाहिए, पास में ही नहीं बोना चाहिए। तो यदि आधार बीज एक खेत में है तो संकर मक्का को 600 मीटर की दूरी पर बोना चाहिए। यदि हम लोग आधार बीज के पास में यदि प्रमाणित बीज बोएंगे तो 300 मीटर की दूरी पर बोना चाहिए। संकुल मक्का है तो 400 मीटर की दूरी पर बोना चाहिए, और प्रमाणित मक्का है तो 200 मीटर दूरी पर बोएंगे, तो बीजों में जेनेटिक प्योरिटी बनी रहेगी। अब आता है हमारे सामने जो व्यक्ति केवल मक्का की रोटी ही खाता है उसे पेलेग्रा की बीमारी हो जाती है, जो मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। पेलेग्रा में पेट में दर्द होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है।
बीमारी हो जाती है जिसमें लो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी वजह से होता है। एक नाइसिन, ये भी कम पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन इनमेज, ये लो पाई जाती हैं या कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिनसे कि व्यक्ति के लगातार यूज़ करने पर पेट में दर्द होगा, लेकिन कभी कभी खाने से दर्द नहीं होगा। तो इसलिए सरदार जी कहते हैं मक्का दी रोटी सरसों दी साग, कहते हैं कि नहीं कहते। तो कभी कभी की तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन अपन 100% इसी को रोज़ यूज़ करेंगे तो पेट में दर्द हो सकता है। अब आता है मक्का का जो वर्गीकरण है दाने के आधार पर। क्रिप्स वैज्ञानिक ने इसे 1959 में किया है कि मक्का के दाने जो होते हैं तो साइज़, उन पर मोम, उनका जो शेप है, उसके आधार पर इसे 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मक्का का वर्गीकरण दाने के आधार पर होगा तो 7 भाग हमारे सामने दिए हैं। नंबर 1 जियामेज एवर्टा, इसे पॉपकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न का मतलब होता है कि इसके फुलके बनाए जाते हैं। ग्वालियर के मेले में आएंगे तो 10 रुपये का एक पैकेट मिलता है। पॉपकॉर्न खाते रहिए, मेला में घूमते रहिए, मज़ेदार। अपन हर मेले में जाएंगे तो वहाँ पॉपकॉर्न वाला ज़रूर मिलता है, और ये मेले की सैर कराने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये पूछा जाए कि मक्का का क्या महत्व, तो फुलका बनाने में शानदार। ओके, तो दूसरा हमारे पास आता है जियामेज जूनिकाटा, है ना, जियामेज जूनिकाटा, इसे पॉडकॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉडकॉर्न। तो जिसके आगे मैंने जो नाम लिखा है वही सेम टू सेम याद रखना है। दूसरा दिया जियामेज सेकेराटा, तो इसमें जो शब्द दिया है सेकेराटा, सेकेराटा का मतलब शक्कर वाला। तो ऐसी मक्का के भुट्टे को खाएंगे तो मीठे लगेंगे, अर्थात ये वही वाले हैं जो ग्वालियर के मेले में जो पीले रंग के मीठे मीठे भुट्टे मिलते हैं। तो वो कौन से होंगे? सेकेराटा। तो इसका मीठा मक्का या स्वीट कॉर्न भी कहते हैं, इसके भुट्टे में खाने में प्रयोग करते हैं। जियामेज इंडेंटाटा, इसे डेंट कॉर्न भी कहते हैं, अर्थात इसके जो दाने हैं वो दांत जैसे होंगे, इसलिए डेंट माने दांत। तो इसके दाने कैसे होंगे? दांत जैसे, ऊपर से चौड़े और नीचे सकरे टाइप के होंगे, इसलिए इन्हें डेंट कॉर्न कहते हैं। ये यूएसए में इसकी खेती अधिक होती है डेंट कॉर्न की। उसके बाद जियामेज एमाइलेशिया, जियामेज एमाइलेशिया, इसे फ्लोर कॉर्न भी कहते हैं, अर्थात रोटी बनाने के लिए या आटा बनाने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। इसे सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं क्योंकि यह आराम से चक्की पे पीसा जा सकता है और इससे आटा बनेगा और रोटियां बनाई जा सकती हैं। कौन सी वाली रोटियां? वही मक्का दा रोटी और सरसों दा साग। तो वही वाली सरदार जी की कहावत याद रख के हम क्या कर सकते हैं? इन्हें याद रख सकते हैं। इसके आगे लिखा है इसकी रोटी बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है 6 नंबर जियामेज सेराटिना या सेराटिनाकुलेश, अर्थात इसमें मोमी मक्का, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके दाने पर मोम टाइप कचड़ा होता है। जैसे कि 2 रुपये और 3 रुपये वाली एक डॉट आती है, वो चिकनी चिकनी होती है, ऊपर मोमी 2 रुपये की यूज़ एंड थ्रो वाली, तो उस पर मोम सा होता है ना, चिकना, पकड़ने में बहुत मुलायम लगती है। ऐसे ही इसके दाने पर भी मोम होगा, इसलिए इसे मोमी मक्का भी कहते हैं। वैक्स कॉर्न, क्या लिखा है आगे? वैक्स कॉर्न भी कहते हैं। उसके बाद आता है जियामेज इंडूराटा, इसे फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक इसी की खेती होती है। भारत में इसी की खेती होती है। ये पूछा जाए कि भारत में निम्न में से जो 7 वैरायटी हमारे सामने दिख रही हैं वर्गीकृत में, इनमें से कौन सी खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो जियामेज इंडूराटा की खेती सर्वाधिक होती है। इस प्रकार से मैंने मक्का की बहुत सारी जानकारी कलेक्शन करके आपको बताई, और यह जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि यह जानकारी या मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो यही मेरा प्यार आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। आपका प्यार इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। और इसके लिए आप इसको लाइक करें और शेयर करें तो फटाफट से मैं भारत के सभी छात्रों के उसे अपनी जानकारी को पहुँचा सकता हूँ। यदि इसमें आप आलस कर जाएंगे तो मैं भी यहीं रह जाऊँगा। इसलिए आप क्या करें? अपने अंगूठे का प्रयोग करें, फटाफट लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी दबाएं कि मैं अगली वीडियो भी आपको लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।